हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था, एक ही तत्व की थी प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पल पल प्रतिपल मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पल पल प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। औरों को हंसते देख मनु हंसो और सुख पाओ, औरों को हंसते देख मनु हंसो और सुख पाओ। अपने दुख को विस्मृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो ये ऐसी विश्व बंधुता, रहस्यवाद और प्रेम से परिपूर्ण पंक्तियां सुनकर आप जान गए होंगे कि हम आज किस काल की बात करने जा रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात आपने सही पहचाना। आज हम जो है छायावाद की बात करने जा रहे हैं। आज हम छायावाद की बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि एक टेस्ट श्रृंखला चल रही है, विशेषकर वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए इन दिनों, ठीक है। तो उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम छायावाद का टेस्ट लेने जा रहे हैं। और जैसा कि अक्सर होता है कि यह टेस्ट जो है लगभग 50% 60% के लगभग रहता है, जिसमें से हम 25 या 30 के 2 टेस्ट बनाते हैं। प्रत्येक काल से 2 टेस्ट रहते हैं। छायावाद के भी 2 टेस्ट रहेंगे, इसमें लगभग 60% है। पहले भाग में हम 30% करवाने वाले हैं और छायावाद के बारे में थोड़ा सा बताने जाने वाले हैं। थोड़ा सा बताएंगे छायावाद के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा बताने की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है छायावाद। छायावाद तो छायावाद जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें, या हिंदी साहित्य के इतिहास का जब हम काल विभाजन करते हैं तो 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक का जो काल है वो छायावाद के नाम से जाना जाता है। 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक का। इससे पहले हम देख चुके हैं कि 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक का जो काल था वो द्विवेदी युग के नाम से जाना गया है। और 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो काल था वो माना गया है भारतेंदु काल के नाम से, ठीक है। 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक का। और उसके बाद 1936 से लेकर अगर हम 43 तक की बात करते हैं तो वह प्रगतिवाद माना गया है। 1943 से लेकर 1951 तक की बात करते हैं तो वो माना जाता है हमारे पास प्रयोगवाद के नाम से। तो इस तरह से ये हमारा काल विभाजन है। हम बात कर रहे थे छायावाद की। तो छायावाद, जब इसकी परिभाषा जो है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे परिभाषा से संबंधित प्रश्न है। तो कहने से तात्पर्य है कि ऐसी कविताएं जिनके बारे में ऐसा लगता था कि जिनकी जो बात कर रहे हैं वह बात उसकी छाया जो है कहीं और पड़ रही है। तो ये जो छाया शब्द है ये व्यंग्य के रूप में कहा गया था कि पता नहीं चल रहा है ये क्या है। व्यंग्य के रूप में भी ये कह कुछ और रहे हैं, मतलब कहना कुछ और चाह रहे हैं, हम लोग कुछ और समझ रहे हैं। तो इस वजह से इसको छायावाद नाम दिया गया था व्यंग्य के रूप में, लेकिन यही इसके लिए नाम पड़ गया कि छायावाद। और अपने आप में प्रारंभ में छायावाद का बहुत अधिक विरोध हुआ था, लेकिन धीरे धीरे छायावाद जो है हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए सबसे बेस्ट काल बन गया, या सबसे अच्छा जो काल माना जाता है वो छायावाद माना जाता है। छायावाद क्या था कि छायावाद कैसे आया? छायावाद आया द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो द्विवेदी युग था उसी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है छायावाद का उदय हुआ था। अब ये उपदेशात्मकता या फिर उपदेशात्मकता, ठीक है। अब ये उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता क्या है कि भारतेंदु काल के बाद जैसे द्विवेदी काल आया तो द्विवेदी काल में
उपदेश जो थे वो बहुत अधिक हावी हो गए थे। इंसान जो था उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपने लिए जी रहा है। इतने उपदेश दिए जा रहे थे, इतने उपदेश दिए जा रहे थे कि ऐसा लगता था कि उसका जीवन जो है या तो देश के लिए है और या फिर समर्पण के लिए है या दूसरों की सेवा करने के लिए बना हुआ है। उसे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हो पाता कि उसका जो जीवन है वो स्वयं के लिए है, उसके जो जीवन का है उसका भी अपना कुछ महत्व है, उसकी खुद की जो इच्छाएं हैं, उसके स्वयं के जो भाव हैं वो भी अपने आप में महत्व रखते हैं। तो स्वयं को जो महत्व दिया वो इस छायावाद काल में दिया गया, क्योंकि वो जो उपदेशात्मकता थी, लगातार उपदेश सुनने की वजह से वो पूरी तरह से जो साहित्य था वो बोर हो चुके थे। तो उस वजह से उन्होंने अपने आप को महत्व दिया। तो ये छायावाद था उसमें मैं शैली बहुत महत्वपूर्ण है, या भावनात्मकता, ये दोनों चीजें। इसमें क्या है कि मैं शैली को मतलब अपने आप को बहुत अधिक महत्व दिया गया छायावाद काल में। उसी के साथ भावों को बहुत महत्व दिया गया, अनुभूति को बहुत अधिक महत्व दिया गया कि स्वयं की जो अनुभूति है। जो द्विवेदी काल था उसमें क्या था कि जो अनुभूति थी उसको व्यक्त नहीं किया जाता, दिखाया यह जाता था कि जो अनुभूति है उसको व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन वहां जो स्वयं को अनुभूत हो रहा है वह दिखाने की बजाय वह लिखा जा रहा था जो होना चाहिए, जो लोगों को पसंद हो, जो होना चाहिए, ऐसा लिखा जा रहा था। तो वो क्या, एक स्थिति होती है जो था, एक होती है जो है, और एक होती है जो होना चाहिए। तो जो होना चाहिए जहां आता है वहां हमेशा उपदेश आ जाते हैं। तो उपदेशात्मक अधिक थी, तो उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में ही ये छायावाद आया था। इसमें मैं शैली का प्रयोग किया गया था, भावों को प्रयोग किया था, अपने भावों को, जैसे मन में भाव उठ रहे हैं बिना लोकलाज के, बिना किसी शंका के अपने भावों को व्यक्त किया गया था। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता थी रहस्यवाद। इस काल में रहस्यवाद भी हावी रहा। रहस्यवाद ऐसे हावी रहा कि इस काल में जो मतलब जो कविताएं लिखी गई थी वो कविताएं इस प्रकार की थी कि ऐसा लगता था कि वो मतलब लौकिक प्रियतम को देखकर या लौकिक भी है और कहीं न कहीं उनकी जो छाया थी वो अलौकिक पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था कि अलौकिक परमात्मा, जैसे कि रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि परमात्मा की छाया जब आत्मा में और आत्मा की छाया जब परमात्मा में पड़ने लगे तो उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया था। तो ये आत्मा परमात्मा वाली बात थी, तो उसकी छाया कहीं और पड़ रही थी। लगता एक बार कविता देखोगे तो आपको लगेगा कि लौकिक कविता है, लेकिन फिर आप उसमें रमने लगोगे तो आपको लगेगा कि वो अलौकिक कविता है। यह लौकिक और अलौकिक का जो मेल है वही रहस्यवाद के नाम से जाना गया। तो इसमें रहस्यवाद का भी था, लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ला उन्होंने कहा था कि रहस्यवाद जो था वो मूल रूप से किसमें था, सिर्फ महादेवी वर्मा में था। बाकी तीनों में तो क्या था, उनकी प्रतीक शैली के कारण या फिर चित्र भाषा शैली के कारण उन्हें छायावादी कहा गया था, बाकी तीनों को तो ठीक है। और जो रहस्यवाद था वो महादेवी वर्मा में अधिक था, महादेवी वर्मा की कविताओं में अधिक था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही मानते थे कि छायावाद जो था उसमें दो प्रकार का दो अर्थों में लिया गया था। पहला तो मतलब रहस्यवाद के अर्थ में, ठीक है, और दूसरा था जो काव्य पद्धति या शैली के अर्थ में लिया गया था। तो जो रहस्यवाद के अर्थ में था, पहला अर्थ जो था छायावाद का वो तो महादेवी वर्मा पर लागू होता है, और दूसरा जो अर्थ था वो अन्य तीन कवियों पर लागू होता है। तो इस तरह से ये था छायावाद, जो द्विवेदी युग की उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग में हम जानते हैं, जैसे जयशंकर मैथिल शरण गुप्त हुए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हुए। तो इन लोगों ने क्या किया, किसी एक विषय को उठा लिया तो उस पर इतना बड़ा लेख लिख दिया कि इति हो गई उसकी। तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इसका होता उपदेश, हर क्षेत्र में उपदेश दिए जा रहे थे, प्रत्येक रचनाओं में उपदेश दिए जा रहे थे कैसे करना चाहिए। और उसके बाद जो सामंतीवाद था, जो सामंतवाद है, रूढ़िवाद है, उसके खिलाफ भी छायावाद था। द्विवेदी युग में सामंतवाद को बढ़ावा दिया गया था, रूढ़िवाद को बढ़ावा दिया गया था, देवताओं को, पूजाओं को, इन सब को महत्व दिया गया था। सामंतवाद को मतलब राजा को कैसा होना चाहिए, उसकी प्रजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा के क्या कर्तव्य है, राजा के क्या कर्तव्य है, भाई के क्या कर्तव्य है, माता पिता के क्या कर्तव्य है, इस तरह से तरह तरह के कर्तव्य या उपदेश अधिक दिए गए थे। उन्हीं की प्रतिक्रिया स्वरूप यह आया था। और छायावाद जो अपने आप में जीने में महत्व अधिक रखता था। तो बड़ा ही प्यारा यह जो काल था छायावाद काल, 1918 से पढ़ने वाला काल है। इस काल के जो थे प्रमुख रूप से 4 स्तंभ माने जाते हैं। ज़्यादा विस्तार से मैं अब नहीं बताऊंगा। इसके जो है 4 स्तंभ बताए जाते हैं। कौन कौन से 4 स्तंभ है अपने टेस्ट करने जा रहे हैं, चिंता न करें, जल्दी ही। जयशंकर प्रसाद, निराला। छायावाद अलग से विस्तार से पढ़ाया जा चुका है, यहाँ सिर्फ भूमिका के रूप में बताया जा रहा है। पंथ,
और महादेवी वर्मा। ये थे 1889, ये 1896, ये 1900 और ये 1907 ईस्वी। ये इनका काल था। जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, और इनको क्या है कि जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा, ये चारों आधार स्तंभ थे। ब्रह्मा कहा जाता था, निराला को शिव या रुद्र, और पंत को विष्णु, और महादेव वर्मा को शक्ति या फिर दुर्गा की संज्ञा दी गई है। ये चारों इसके आधार स्तंभ थे। किसके? क्या नाम है? छायावाद के। ठीक है। अब छायावाद जो था उसमें एक और बात थी, एक थी बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी में कौन से थे? जयशंकर प्रसाद, दूसरे थे निराला, और तीसरे थे पंत, और एक थी लघुत्रयी। लघुत्रयी, लघुत्रयी में कौन था? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। अब इसमें भी कहीं न कहीं मतभेद है। कुछ साहित्यकारों ने भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को भी माना है। माखनलाल चतुर्वेदी को भी माना है। तो ये हम ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा देख सकते हैं। महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा, अगर भगवती चरण वर्मा ना हो तो माखनलाल चतुर्वेदी हो तो उसे भी ले सकते हैं, और अगर माखनलाल चतुर्वेदी ना हो, भगवती चरण वर्मा हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण यही रहेगा। ये इनके चार आधार स्तंभ थे, और ये वृत्त्रयी है, और ये जो है लघुत्रयी मानी गई है। किसकी? इसकी छायावाद की। उसके बाद आते हैं छायावाद का जो प्रवर्तक है, वो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग माना है। मैं जल्दी जल्दी में आप लोगों को करवा देता हूं। आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने गुप्त और मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जो है, इन दोनों को प्रवर्तक माना है। किसका? छायावाद का। किसने? बस ये लास्ट है, इसके बाद अपने टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न शुरू करेंगे। शुक्ल ने गुप्त और मुकुटधर पांडे को। उसके बाद आता है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का है पंत, और प्रभाकर माचवे का है माखनलाल चतुर्वेदी। ये जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रवर्तक माने। आचार्य शुक्ल ने गुप्त में मुकुटधर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत, प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी, और आता है गणपति चंद्र गुप्त ने जयशंकर प्रसाद को। गणपति चंद्र गुप्त ने, ये जो प्रवर्तक है अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग माने हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हम इसके टेस्ट पहले पर। क्या है? प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। तो तैयार हो जाइए। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि इसके लिए हमें यह करना होता है कि हमें जो है तीस परसेंट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और उनके आगे ए बसैदे लिखते जाइए। जो जो उत्तर आता है वो लिखते जाइए। जैसे ही मैं प्रश्न बोलता हूं, ज़्यादा मैं ऑप्शन बोलूंगा नहीं, स्पीडली करवाने वाला हूं। ठीक है। तो जो मैं प्रश्न बोलूं, प्रश्न बोलने के बाद ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे, उनको देखकर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगर सही हो तो सही का टिक लगाइए, गलत हो तो गलत का टिक लगाइए। अंत में उसकी काउंटिंग कर लीजिए, और जितने सही गलत का आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर ज़्यादा गलत आते हैं तो पूरा काल फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर कोई नाम मात्र के गलत आते हैं तो फिर वह देखिए कि कौन सा बिंदु क्या है, वो आप रिवाइज करके देख सकते हैं कि कौन सा बिंदु, तो उस बिंदु को थोड़ा सा पुनः पढ़ लीजिए। ठीक है। देखते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में। छायावाद शब्द का प्रयोग जो है वो दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, ठीक है, जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर, अनंत और अज्ञात
प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो समझना चाहिए काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। क्या है? छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा अर्थ काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। उपयुक्त परिभाषा किस आलोचक की है? उपयुक्त परिभाषा जो है वो किस आलोचक की है? आलंबन क्या होता है? आलंबन के दो भेद होते हैं, आलंबन और आश्रय। आलंबन और आश्रय। आलंबन वो होता है जिसे देखकर हमारे मन में भाव जागृत होते हैं, आश्रय वो होता है जिसके मन में भाव जागृत होते हैं। आलंबन और आश्रय की भूमिका बदलती रहती है। जैसे कि श्री राम को देखकर सीता के मन में भाव जागृत हुए तो श्री राम क्या हुए? आलंबन हुए, और सीता क्या हुई? आश्रय। और सीता को देखकर अगर श्री राम के मन में भाव जागृत होते हैं तो सीता आलंबन हो जाती है, श्री राम आश्रय हो जाते हैं। तो ये जो भूमिका है ये बदलती रहती है। अर्थात आलंबन बनाकर तो अज्ञात, उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर, मतलब उसको देखकर कविताएं की गई थी इस काल में। किसने की थी? अधिकतर महादेव वर्मा ने ये कविताएं की थी। और दूसरा था काव्य शैली और पद्धति विशेष के अर्थ में भी, एक प्रकार की पद्धति थी, एक प्रकार की काव्य शैली थी छायावाद जो तो है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो क्या क्या है आप देख सकते हैं, ये चार है। इनमें से किसने कहा था? एने, बैने, सैने या फिर दैने। तो किसकी है ये परिभाषा? यह परिभाषा है ए की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसकी परिभाषा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। प्रश्न संख्या 2, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद एक विशेष प्रकार की पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। उपयुक्त जो परिभाषा है वो किस आलोचक की है? छायावाद से संबंधित अधिकतर यही पूछा जाता है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल मतलब बड़ा और सूक्ष्म मतलब छोटी सी बात, तो बड़े के विरोध में एक छोटी सी चीज। कहने से तात्पर्य कि स्थूल क्या था? स्थूल था द्वैध युग। द्वैध युग जिसमें इतिवृत्तात्मकता थी, उपदेशात्मकता थी, बड़े बड़े व्याख्यान थे, बड़े बड़े प्रबंध काव्य लिखे गए थे। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें की गई थी, तो वो था स्थूल। ठीक है, और वास्तविक क्या था? वास्तविक सूक्ष्म जो था मैं जो है इस संसार के सामने मैं जो है वो सूक्ष्म है। ये संसार जो है एक समुद्र के समान है और मैं जो है एक बूंद के समान है। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का एक प्रकार का विद्रोह था कि मैं का इस संसार की उपदेशात्मकता, इतिवृत्तात्मकता के खिलाफ विद्रोह था कि मैं हूं, मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, मैं इसमें समाने के लिए नहीं बना हुआ हूं। ऐसा था जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। तो किसकी परिभाषा है ये आपने देख लिए होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं किसकी परिभाषा है ये, डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि स्थूल के प्रति छायावाद जो है वो क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। चलो चलते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता और रूढ़िवाद के खिलाफ, थोथी नैतिकता और रूढ़िवाद के खिलाफ, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह भी है। अब ये किसने कह दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, लेकिन ये किसी ने क्या कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही नहीं, बल्कि थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों, थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह है। किसने कहा था? देखते हैं। एने, बैने, सैने या फिर दैने। एने, बैने, सैने या फिर दैने, तो उत्तर आता है हमारा सै। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह भी है। थोथी नैतिकता को मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े ऐसे, और अंदर से कुछ और होना, ठीक है ना, और अंदर बैठकर कुछ और करना, तो ऐसी के विद्रोह था।
ये जो छायावादी लोग थे वो जो मन में आता था वही करते थे और वही कहते थे। थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति उनका कोई मोह नहीं था, इनको तोड़ना चाहते थे, इनके प्रति विद्रोह करते थे वो। देखते हैं आगे क्या है। आगे ये है कि छायावाद का केवल पहला, ठीक है ना, छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ, छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ कौन सा है? रहस्यवाद। पहला प्रश्न बन जाता है कि किसने कहा है रहस्यवाद को छायावाद का पहला अर्थात मूल अर्थ किसने कहा है? छायावाद को छायावाद का पहला अर्थात मूल अर्थ रहस्यवाद को किसने कहा है? फिर अतः लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाले श्री महादेव वर्मा ही है। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए हैं। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? उपयुक्त जो कथन है वो किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तब तक आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला तो यह है कि रहस्यवाद को छायावाद का मूल अर्थ किसने कहा है? रहस्यवाद को छायावाद का मूल अर्थ किसने कहा है? एक, या छायावाद का मूल अर्थ रहस्यवाद लेकर चलने वाली कौन थी? महादेवी वर्मा थी, ठीक है ना। पंत प्रसाद निराला चित्र भाषा प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा लेकर चलने वाले कौन थे? प्रसाद, पंत या निराला। तो इतने सारे प्रश्न बनते हैं। चलो पहले उत्तर देख लेते हैं, क्या रहेगा इसका उत्तर, किसकी है ये परिभाषा? तो परिभाषा है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसकी परिभाषा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो छायावाद का पहला अर्थ अर्थात मूल अर्थ किसको मानते हैं? रहस्यवाद को। किसको मानते हैं? रहस्यवाद को। और उस मूल अर्थ पर चलने वाला कवि किसे मानते हैं? वो उस मूल अर्थ पर चलने वाला कवि या कवियत्री किसे मानते हैं? कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसे मानते हैं? महादेवी वर्मा को। चित्र भाषा या प्रतीक पद्धति पर चलने वाले किसे मानते हैं? प्रसाद, पंत, निराला या अन्य जो कवि थे उनको। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्या है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगी, जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगी, तब छायावाद की सृष्टि होती है। जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे, तब छायावाद की सृष्टि होती है। यह रहस्यवादी परिभाषा किसकी थी? किसकी थी? ए की, बे की, से की या फिर दे की? इनमें से किसकी थी? आप पढ़ सकते हैं। किसकी थी यह परिभाषा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। किसकी परिभाषा थी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। क्या कहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे, तब छायावाद की सृष्टि होती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे, तब छायावाद की सृष्टि होती है। प्रश्न संख्या 6 है हमारे सामने, छायावाद का प्रश्न संख्या 6। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद जो है वो प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन जो है वो सर्वोत्तमवाद में है। उसका मूल दर्शन जो है वो क्या है? सर्वोत्तमवाद में है। उपयुक्त परिभाषा जो है किस आलोचक की है? ए की, बे की, से की या फिर दे? किसकी है यह परिभाषा? आपके सामने है, आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं कि किसकी है ये परिभाषा। तो यह जो परिभाषा है ज़्यादा समय आप लोगों के पास है नहीं, क्योंकि ऐसी परिभाषा है तो आपको रट्टा मारा हुआ होना चाहिए। बे की है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा क्या कहती है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति का जीव, क्या नाम है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन जो है वो सर्वोत्तमवाद में है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के जीवन का उद्गीत है। कैसा, किसने कहा था? महादेव वर्मा ने। प्रश्न संख्या 7, छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा किसने दी थी? किसने कहा था छायावाद को शक्ति काव्य? वैसे शक्ति किसको कहा जाता है? छायावाद की शक्ति किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, या दुर्गा कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा को। लेकिन यहां छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा था, यह हमें देखना है। किसने कहा था? ए, बे, से या दे? पढ़ सकते हैं आप। किसने कहा था? किसने कहा था कि तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को क्या कहा था? शक्ति काव्य।
रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा दी थी। छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण होने की, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण होने की बात किस आलोचक ने कही है कि जो छायावाद था उसमें शारीरिक जो वर्णन था उसको अधिक महत्व दिया गया था, ऐसा किसने कहा था? आप देख सकते हैं किसने कहा था, एने, बैने, सैने या फिर दैने। तो किसने कहा था? बैने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण होता है। छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण होता है या हुआ था। छायावाद को केवल सूक्ष्मतः सौंदर्य का राग, छायावाद को केवल सूक्ष्मतः, सूक्ष्म जो सूक्ष्म से सूक्ष्म सौंदर्य है उसका राग किसने कहा था? छायावाद को केवल सूक्ष्मतः सौंदर्य का राग किसने कहा था? छायावाद को केवल सूक्ष्मतः सौंदर्य का राग किसने कहा था? महादेवी वर्मा ने। किसने कहा था? महादेवी वर्मा ने। कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? बताइए। छायावाद को कमायनी का उपनिषद, सॉरी, कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पत्रिका में हुआ था? छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पत्रिका में हुआ था? छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पत्रिका में हुआ था? तो किस पत्रिका में हुआ था? श्री शारदा पत्रिका में। किस पत्रिका में हुआ था? श्री शारदा पत्रिका में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। कैसे किया था? श्री शारदा पत्रिका में 1920 में एक लेख लिखा था हिंदी में छायावाद। कौन सा लेख लिखा था? हिंदी में छायावाद। मुकुटधर पांडे ने 1920 में श्री शारदा पत्रिका में एक लेख लिखा था हिंदी में छायावाद, जिसमें उन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। इन्हीं मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है और इसके साथ साथ उन्होंने गुप्त को भी इसका प्रवर्तक माना है। छायावाद को अन्योक्ति पद्धति किसने कहा है? छायावाद को जो है वो अन्योक्ति पद्धति किसने कहा है? देख सकते हैं आप, किसने कहा है? छायावाद को अन्योक्ति पद्धति किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है छायावाद को अन्योक्ति पद्धति? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो साथियों, कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाए जाएं और वरिष्ठ अध्यापक का पूरा कोर्स करवाया जाए। तो आप जुड़ जाना, इस बार 100% यही रहेगा कि जो वरिष्ठ अध्यापक है वो सारा का सारा निःशुल्क करवाया जाएगा। आपका अगर सहयोग मिलता रहा तो और अच्छे से करेंगे क्लास। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये किसने कहा था? किसने कहा था? आपके पास ज़्यादा समय है नहीं तो बता देता हूँ किसने कहा था। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा था? जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। प्रश्न संख्या 14 जो आपके सामने है और आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 14 को। क्या है प्रश्न संख्या 14? छायावाद का उदय द्विवेदी काल की रूखी
इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। छायावाद का जो उदय है वो द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता के ये प्रश्न जो है ये प्रश्न के रूप में मानने वाले नहीं है, ये प्रश्न वास्तव में याद करने वाले हैं। इनके उत्तर से अधिक इनके प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न लिए गए हैं और ऐसी परिभाषाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, किसने लिया था, किसका कथन है ये? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद का उदय द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। सरस्वती पत्रिका में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सरस्वती पत्रिका में छायावाद शब्द का प्रयोग वो किसमें था? श्री शारदा पत्रिका में था। ये किसमें है? सरस्वती पत्रिका में, ध्यान लगा लेना। वो किसमें था? श्री शारदा पत्रिका में। और ये किसमें है? सरस्वती पत्रिका में पूछ रहे हैं। कब पूछ रहे हैं? 1921 ईस्वी में। क्या पूछ रहा है? हिंदी में छायावाद शीर्षक। किस शीर्षक से? छायावाद शीर्षक से। किस शीर्षक से? छायावाद शीर्षक से। ठीक है ना। सर्वप्रथम प्रयोग सन 1921 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख लिखकर, क्या? छायावाद लेख लिखकर किसने किया था? कौन सा लेख लिखकर? छायावाद। किसमें? सरस्वती पत्रिका में। कब? 1921 में। किसने किया था? देख लीजिए, आपके सामने है। किसने किया था? सुशील कुमार ने। किसने किया था? सुशील कुमार ने। निम्न में से किस आलोचक ने छायावाद को यूरोपीय प्रभाव मानकर उसे ईसाई फैंटसमेंटा से जोड़ा है? निम्न में से किस आलोचक ने छायावाद को यूरोपीय प्रभाव मानकर उसे ईसाई फैंटसमेंटा के साथ जोड़ा है? एने, बैने, सैने या फिर दैने? तो उत्तर है इसका सैने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपके सामने पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पंक्तियां किसकी है? किसकी है ये पंक्तियां? ज्यादा समय आपके पास नहीं है, सुमित्रानंदन पंत की। किसकी पंक्तियां हैं ये? सुमित्रानंदन पंत की। शुक्ल जी के शब्दों में वे अपनी ससीमता में असीमता की छलांगे लगाने लगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में वे अपनी ससीमता में असीमता की छलांगे लगाने लगे। ये ऐसा किस बारे में कहा गया था? ठीक है, इनमें से किसके बारे में कहा गया था? छायावाद के बारे में। किसके बारे में कहा गया था? छायावाद के बारे में। छायावाद के जो लोग थे वो ससीमता में असीमता की छलांगे लगाने लगे थे। आधुनिक भूषण के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं आधुनिक भूषण के नाम से? आपके सामने है। कौन जाने जाते हैं आधुनिक भूषण के नाम से? तो जो अनूप शर्मा है वो जाने जाते हैं आधुनिक भूषण के नाम से। अनूप शर्मा जी है वो जाने जाते हैं आधुनिक भूषण के नाम से। आधुनिक भूषण की बात आती है तो आधुनिक जो है तुलसीदास कौन जाने जाते हैं? मैथिलशरण गुप्त। आधुनिक तुलसीदास मैथिलशरण गुप्त। आधुनिक सूरदास गणपति चंद्र गुप्त ने किसे कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा? आधुनिक सूरदास। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का पहला आविष्कार किसने कहा है? झरना से ही छायावाद का प्रारंभ होता है, क्योंकि झरना जो काव्य संग्रह था उसमें छायावाद के संपूर्ण लक्षण दिखाई देते हैं। और झरना की रचना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। किसने की थी? जयशंकर प्रसाद ने। किसने की थी? जयशंकर प्रसाद ने 1918 ईस्वी में इनका काव्य संग्रह, छायावादी काव्य संग्रह झरना आया था। इसलिए 1918 से ही छायावाद का प्रारंभ माना जाता है और इसे ही छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार भी कहा जाता है। अब कहा किसने था वो देख लेते हैं। किसने कहा था? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। वाजपेयी ने क्या कहा था? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा था। महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ, महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार, महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? देख सकते हैं आप, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका
4 थे ना, निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत। कौन संग्रह थे? महादेव वर्मा के। संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि किसे कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि किसे कहा जाता है? आप देख सकते हैं किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। संवेदनशील थे ना कि घंटों प्रकृति के बीच में बैठे रहते थे। पंत के बारे में कहा जाता है जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि वो घंटों प्रकृति के बीच में बैठे रहते थे और एक ही नज़र से उसे निहारते रहते थे। वो कहते थे कि ये झरने, ये नदियाँ, ये पवन, ये वायु, ये पहाड़, ये फूल, ये पत्तियाँ, ऐसा लगता है सब मुझे आमंत्रित करते हैं। निम्न में से किस कवि ने स्वयं को बसंत का अग्रदूत कहा है? निम्न में से किस कवि ने स्वयं को बसंत का अग्रदूत कहा है? निम्न में से किस कवि ने स्वयं को बसंत का अग्रदूत कहा है? आप देख सकते हैं किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वयं को बसंत का अग्रदूत कहा है। कुछ जगह ऐसा भी आ जाता है कि अज्ञे ने कहा है। किसको? निराला को। क्या? बसंत का अग्रदूत। प्रकृति का सुकुमार कवि, जैसा कि मैं बता ही चुका हूं पहले, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ज़्यादा समय नहीं दूंगा, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, नहीं याद है तो फिर याद करना चाहिए, क्योंकि इतना ही अगर याद नहीं है तो हमें कंपटीशन से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सुमित्रानंदन पंत को। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन आ जाता है परीक्षाओं में, इसलिए याद रखना भी जरूरी है। छायावाद की विशेषता है, छायावाद काव्य की विशेषता। ऐसे प्रश्नों का देखा जाए तो वैसे तो कोई औचित्य नहीं होता यहाँ पूछने से, लेकिन यहाँ पूछने देखा जाए तो महत्व बहुत अधिक हो जाता है। एक तरफ से देखा जाए तो औचित्य नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से देखोगे तो आपको लगेगा बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि छायावाद को जानना जरूरी है। और छायावाद को जानने के लिए ऐसे प्रश्नों का होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो छायावाद को जानने का मौका देते हैं। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे प्रश्नों के माध्यम से आप हल कर सकते हो। क्या है? छायावादी कवियों ने प्रथम बार मैं शैली का प्रयोग किया था। छायावादी कवियों ने प्रथम बार मैं शैली का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। वास्तव में छायावादियों ने, आप अपना उत्तर दे लीजिए, मैं अब अपने आप बता दूंगा। छायावादी कवियों ने प्रथम बार मैं शैली का प्रयोग किया था। वेदना का काव्य था, बिल्कुल वेदना का काव्य था। क्या है? जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। किसने कहा था? जयशंकर प्रसाद ने। उसी तरह कौन है? रामविलास शर्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है नहीं, वरन थोथी नैतिकता रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति भावनात्मक जो है विद्रोह है। फिर आता है विश्व बंधुत्व, लोक मंगल एवं मानव करुणा के भाव युक्त। वास्तव में विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त था ये, लोक मंगल की भावना से, मानव करुणा की भावना से। थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और उपदेश की बजाय ये विश्व बंधुत्व की भावना पर विश्वास करते थे। कहते हैं ना, जयशंकर प्रसाद कहते हैं, क्या कहते हैं? शुरुआत में बता चुका हूं, उत्तर है उपयुक्त सभी। क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद? कि औरों को हंसते देख मनु हंसो और सुख पाओ, औरों को हंसते देख मनु हंसो और सुख पाओ, अपने दुख को विस्मृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। जिस प्रकार बड़ी चुवाने से पहले उड़द की पीठी को मत कर हल्का और कोमल कर लेना पड़ता है, जिस प्रकार बड़ी चुवाने से पहले उड़द की पीठी को मत कर हल्का और कोमल कर लेना पड़ता है, उसी प्रकार भावों को कविता में ढालने से पहले भाषा को हृदय के ताप में गलाकर कोमल करुण सरस और प्रांजल कर लेना पड़ता है। उपयुक्त कथन किसका था? क्या है कथन? कि जिस प्रकार बड़ी को चुवाने से पहले उड़द की पीठी को मत कर हल्का और कोमल कर लेना पड़ता है, उड़द की पीठी को मत कर हल्का और कोमल कर लेना पड़ता है, उसी प्रकार भावों को कविता में ढालने से पूर्व हृदय के ताप में गलाकर कोमल सरस और प्रांजल कर लेना पड़ता है। किसका है यह कथन? आप बता सकते हैं। तो किसका है यह कथन? ए, ब, से और द। किसका है यह कथन? यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। किसका है यह कथन? सुमित्रानंदन पंत का है। यह भाषा से संबंधित उनके विचार हैं कि भाषा को जो है वो कैसा होना चाहिए।
छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा है? छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज कहा है। ये परिभाषा से संबंधित अधिक प्रश्न इसलिए गए गए ताकि आप छायावाद को समझ के आगे के जो 30 प्रश्न होंगे वो सिर्फ रचनाओं से संबंधित होंगे, और रचनाओं को भी हम विस्तार से समझाएंगे, न केवल एक रचना के बारे में बल्कि उस कवि की सभी रचनाओं के बारे में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा है? छायावाद को किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। जयशंकर प्रसाद कृत छायावादी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष का सही क्रम है। जयशंकर प्रसाद कृत रचनाओं के प्रकाशन वर्ष का, ये रचनाओं से संबंधित प्रश्न शुरू हो गए हैं। अब हम केवल रचनाओं के बारे में पूछेंगे अधिकतर। तैयार हो जाइए, अगर आपने रचनाओं के रट्टे मार रखे हैं तो बताइए। देखिए क्या रहेगा, जयशंकर प्रसाद कृत छायावादी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष का सही क्रम बताना है, याद रखना है। क्या बताना है? सही क्रम बताना है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं। बताइए। बहुत ही आसान है, बहुत अधिक आसान है। ठीक है, चलो समय हो गया आपका। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा, चलो उत्तर के लिए भी मैं आपको थोड़ा समय और दे देता हूं, तब तक आप लिख लेना। तो जो जयशंकर प्रसाद थे उनकी रचनाएं जो थी वो द्विवेदी युगल रचनाएं भी मानी जाती है और उनकी छायावादी रचनाएं भी मानी जाती है। जब हम छायावादी रचनाओं की बात करते हैं तो उनकी जो रचनाएं वो कौन कौन सी है? झरना, आंसू, लहर, कमायनी। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ये 4 काव्य संग्रह है जो उनके छायावादी काव्य संग्रह माने जाते हैं। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, यही क्रम है उनका। तो देखिए किसमें? झरना, आंसू, लहर, कमायनी। तो उत्तर रहेगा ब सही। अब इनका सन क्या है? झरना कब है? 1918 ईस्वी में। आंसू कब है? 1925 ईस्वी में। लहर कब है? 1933 ईस्वी में। कमायनी कब है? 1935 ईस्वी में। 18, 25, 33, 35। आसान सा है। झरना, आंसू, लहर, कमायनी 18, 25, 33, 35। झरना, आंसू, लहर, कमायनी 18, 25, 33, 35। झरना, आंसू, लहर, कमायनी 18, 25, 33, 35। कहने से तात्पर्य कि झरना, आंसू, लहर, कमायनी 18, 25, 33, 35। जयशंकर प्रसाद कृत कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष सही क्रम बताना है। सही क्रम बताइए। फिर आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं। बड़ा ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब मैं थोड़ा सा बोलूंगा नहीं क्योंकि एक आधा मिनट का आपको मिनट तो नहीं है, सेकंड ही है कुछ आपके पास है, आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि विद्यार्थियों के जो है वो मैसेज आए हैं और कुछ विद्यार्थियों के फ़ोन भी आए हैं कि उन्होंने कहा है कि सर आप अगर बोलते हो और आप अगर गलत ऑप्शन बोलते हो तो हमें गलत याद रह जाता है। ठीक है, इसलिए आप गलत तो बिल्कुल मत बोला करो जो गलत वाले हैं। इसलिए मैं गलत वालों को जो बोल ही नहीं रहा, मैं सिर्फ उत्तर बोलूँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो इतना समय काफ़ी है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जयशंकर प्रसाद थे उनकी जो सभी कहानियाँ थी, क्या कितनी कहानियाँ थी? लगभग 69 कहानियाँ लिखी थी, 69। जयशंकर प्रसाद ने केवल 69 कहानियाँ लिखी थी, जिन्हें 5 कहानी संग्रहों में, कितने? 5 कहानी संग्रहों में बांटा गया था। 69 कहानियों को 5 कहानी संग्रहों में बांटा गया था, जिनके नाम थे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल 12, 26, 29, 31 और 36। 12, 26, 29, 31 और 36। 12, 26, 29, 31 और 36। तो क्या है? कौन कौन से थे? छाया, इधर लिखे हुए छाया, प्रतिध्वनि, ये भी नहीं है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। उत्तर है ए। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल 12, 26, 29, 31 और 36। अब देखो, अगर आपको क्रम से, इसी क्रम से आपने याद किया हुआ है तो 2 आते ही आपको पता चल जाएगा छाया। ठीक है, सभी में छाया है, कट गया छाया। ठीक है, अब दूसरा आपको याद होना चाहिए कि छाया, प्रतिध्वनि। छाया, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, इसमें प्रतिध्वनि है, इसमें प्रतिध्वनि है। ठीक है, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। अब इनमें प्रतिध्वनि नहीं है तो इनको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, ये क्रॉस हो। अब अपने पास 2 बचे हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप।
ये आ गया तीसरा आकाशदीप, ओके है, ये भी कट गया। अब अपने पास 3 कट गए, एक बचा है सिर्फ, तो ए उत्तर आ गया। तो कहने से तात्पर्य है कि आपको सारी ना होने के बजाय अगर 3 भी याद है या 2 भी याद है तो आप तुक्का मारने लायक हो जाते हो, कि पहले वाले जो 2 कहानी संग्रह वो भी याद है तो भी तुक्का मारने लायक हो जाते हैं। और उसके अलावा पहले वाली याद है, अंत वाली याद है, क्योंकि हमें 2 चीजें हमेशा याद रखनी होती है, एक तो पहला और एक अंतिम, ये दोनों चीजें याद रखो। इससे क्या होता है, जो भी क्रम आएगा उस क्रम को हम पकड़ सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है इंद्रजाल, अंतिम इंद्रजाल दे रखा है, तो इंद्रजाल तो सभी में है, यहां तो नहीं पकड़े जा सकते, ठीक है ना। ये थोड़ा टफ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम 3 तक आते आते हमने इस प्रश्न को पकड़ लिया। तो ऐसा अक्सर होता है कि कहीं अंत में न दिया गया हो इंद्रजाल, तो हम अंतिम हम जानते हैं, और हो सकता है कि अंत में एक में सिर्फ इंद्रजाल दे रखा हो, तो फिर हम आसानी से देख सकते हैं कि हाँ यही इनका कहानी संग्रह है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, एक पहली और एक अंतिम, ये तो हमें 100% याद होनी चाहिए। और इस प्रकार का क्रम आए तो आप पहले से नहीं अंत में भी देखें कि अंतिम रचना जयशंकर प्रसाद का अंतिम कहानी संग्रह कौन सा था, ये था, तो देखो ये है या नहीं। इससे पहले एक प्रश्न है वो और देख लेते एक बार, क्या था वो प्रश्न, क्या था उससे अपनी कोई बात बने। नहीं, ये भी मैंने हार्ड ही बनाया थोड़ा सा, ठीक है, एक ही जैसा है। ये देखिए, इसमें 2 में कहानी खत्म हो जाती है कि आपको 2 काव्य संग्रह याद है, ठीक है, कौन कौन से, झरना और आंसू, झरना और आंसू 2 याद रहे, बाकी भूल गए, ठीक है ना। पहला कौन सा है, सभी को याद रहता है कि पहला, क्योंकि छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया, तो वो तो याद होना चाहिए, झरना 1918 में। कौन से आगे, 2, झरना में 2 आए, ये दोनों कट गए, ऑप्शन पहले अपने पास ए और द पहले कट गया, अपने पास 2 रहे। अगर दूसरा आपको याद है कि झरना आंसू, दूसरा कौन सा, आंसू, 2 याद होते, तीसरा इसमें लहर आ गया, ये भी कट गया। ये लो जी, अगर आपको 2 ही काव्य संग्रह याद है तो आपको याद है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहला और अंतिम आपको 100% याद होना चाहिए किसी भी कवि की रचनाओं को जब आप याद करने बैठते हैं। जयशंकर प्रसाद किस, प्रश्न संख्या 30, कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है। कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है। कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है, तो किसने कहा है कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास, नंद दुलारे वाजपेयी ने। कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है, कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है। और कमायनी को मानव चेतना का विकास किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। ये एक ही जैसे प्रश्न है, दिमाग लगा लेना। मानव चेतना का विकास तो किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। और मानव चेतना, मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो ये आज हमारे 30 टेस्ट हुए, 30 प्रश्न हो चुके हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छा रहा होगा आपका टेस्ट। तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जुड़े रहिए हमारे साथ, प्रयास लगातार यही रहेंगे कि बहुत अच्छी टेस्ट श्रृंखला आपके सामने उपस्थित कर सकें और बहुत से बिंदुओं को विस्तार से बता सकें, सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।